Assalamualaikum. मेरा जो टॉपिक है दैट इज cerebrovascular disease which is a group of condition that affect blood flow to the brain leading to the potential damage caused by the blood vessels supplying to the brain means कि हमारी जो ब्रेन है उसको जो ब्लड सप्लाई जा रही होती है, ठीक है, उसके अंदर कोई भी ऐसी कंडीशन कुछ कुछ भी ऐसा हो जाए जिसकी वजह से जो है हमारी ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई सर्कुलेट नहीं हो रही, तो उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट डिजीजेज आ जाती हैं जिसकी वजह से जो है हमारा ब्रेन फंक्शनिंग प्रॉपरली नहीं कर पाता, जिसकी वजह से डिजीजेस और इवन डेथ भी होती हैं। ठीक है, इसका रीज़न क्या होता है? इस्टीमिया होता है, इन्फाक्शन होता है या फिर हेमरेज हो सकता है। ठीक है, तो इस्टीमिया क्या होता है? यानी कि हमारे ब्रेन को जो है वो ब्लड सप्लाई जो है वो प्रॉपर नहीं जा रही है, रिड्यूस्ड फ्लो की वजह से जो है वो हमारे पास जो है वो ब्रेन के अंदर डिफरेंट कंडीशंस अराइज हो सकती हैं। देन हमारे पास है इन्फाक्शन। इन्फाक्शन इज सेल डेथ, यानी कि हमारे जो ब्रेन के सेल्स हैं उनकी रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो की वजह से या फिर किसी भी दूसरे हेमरेज या किसी भी वजह से जो है सेल डेथ होना स्टार्ट हो जाए, तो फिर वो भी हमारे पास डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस जो है वो उससे अराइज होती हैं। देन है हेमरेज। हेमरेज क्या होता है कि ब्रेन के अंदर हमारी जो वेसल्स होती हैं वो किसी भी कंडीशन, किसी भी कॉजेज़ की वजह से जो है उनके अंदर रप्चर हो जाए, आइदर किसी क्लॉट की वजह से या किसी भी थ्रोम्बोटिक कंडीशंस की वजह से अगर वो रप्चर हो जाती हैं तो वो हमारे ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग कॉज करती है, जिसकी वजह से हमारे सेल्स जो होते हैं ब्रेन के वो रप्चर हो जाते हैं या फिर उनकी डेथ हो जाती है। फर्स्ट कंडीशन है स्ट्रोक। स्ट्रोक हमारे पास क्या होती है कि हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो इम्पेयर्ड हो जाए, किसी भी इंटरप्शन की वजह से, किसी भी क्लॉट की वजह से या किसी भी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की वजह से या फिर एम्बोलाई या फिर सेलुलर वेस्कुलाइटिस जो हमारे पास है, इन्फ्लेमेटरी सेलुलस, तो उस कंडीशन के अंदर जो है वो हमारे ब्रेन के जो टिश्यूज होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। ये हमारे पास दो तरह के होते हैं स्ट्रोक, या तो ये इस्टेमिक स्ट्रोक होंगे या फिर हमारे पास हेमरेजिक स्ट्रोक होंगे। इस्टेमिक स्ट्रोक में क्या होता है कि ब्लड क्लॉट जो होता है वो ब्लड फ्लो के अंदर जो है वो लॉज हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो प्रॉपर जो सर्कुलेशन है वो नहीं हो पाती। देन हमारे पास सेकंड है हेमरेजिक। हेमरेजिक में क्या होता है कि हमारी ब्रेन के अंदर जो है वो वेसल्स रप्चर हो जाए जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाए। ठीक है, ये ज़्यादातर 24 आवर्स तक इसके सिम्टम्स रहते हैं, उसके बाद इसकी जो सिम्टम्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, पेशेंट जो है वो स्ट्रोक सीवियर स्ट्रोक अगर किसी पेशेंट को हो जाता है तो वो उसकी डेथ भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इवन डेथ होती हैं। तो ये वर्ल्ड वाइड जो है वो बहुत, इसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है वर्ल्ड वाइड, ये एक लीडिंग कॉज है डेथ का। देन हमारे पास है ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक। ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक को जो है वो मिनी स्ट्रोक भी कहा जाता है। ठीक है, ये इसके जो सिम्टम्स हैं वो टेम्पररी 24 आवर्स तक रहते हैं। ठीक है, अगर पेशेंट जो है वो 24 आवर्स इवन 24 आवर्स या इवन 30 मिनट्स फ्यू मिनट्स के बाद जो है वो अपने जो उसकी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस जो उसने इम्प्रॉपर दिखाई थी, तो अगर वो ठीक हो जाए विद इन 24, तो उसको हम जो है वो स्ट्रोक नहीं कहते, इसको हम ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे जो पेशेंट्स होते हैं वो स्ट्रोक के सिम्टम्स ही शो कर रहे होते हैं, लेकिन वो जो है वो 24 आवर्स से पहले पहले उनके वो सिम्टम्स जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं या फिर ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, अब ये ज़्यादातर ऐसा होता है कि ये 30 मिनट्स तक जो है वो ज़्यादातर चलता है, इतना ज़्यादा ये 24 आवर्स तक भी नहीं होता है। कॉमनली ये 30 मिनट्स के अंदर ही रिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, 20 to 25% ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि हमारे पास ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक उनको प्रीवियसली कभी हुआ होता है, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, फ्यूचर के जो 5 ईयर्स हैं वो उनके अंदर चांसेस होते हैं कि उनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। इन फ्यूचर 5 ईयर्स के अंदर अंदर उसको जो है दोबारा इस तरह के अटैक आ सकते हैं। ठीक है, हमारे पास है सेकंड हाइपोक्सिया और इस्टीमिया। क्या डिफरेंस होता है हाइपोक्सिया और इस्टीमिया में? हाइपोक्सिया हमारे पास वो कंडीशन होती है जिसके अंदर जो हमारे पास जिनके अंदर जो है वो सफिशिएंट ऑक्सीजन जो है वो नहीं उनको मिल रही होती है। ठीक है, इसका क्या क्या रीज़न हो सकता है? रिड्यूस ब्लड ऑक्सीजन लेवल हो सकता है, पुअर ब्लड फ्लो हो सकता है, हाई एल्टीट्यूड की वजह से भी जो है वो हमारे पास हाइपोक्सिया हो सकता है। जबकि इस्टीमिया जो है इसके अंदर हमारे पास जो ब्लड फ्लो है वो इन एडुकेट क्वांटिटी के अंदर उसके अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की डिलीवरी होती है। ठीक है, उसके अंदर वो जो है ब्लड फ्लो नहीं रिसीव कर पाता। हाइपोक्सिया वो कंडीशन है जिसके अंदर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जबकि इस्तीमिया वो कंडीशन है जिसके अंदर आपको जो है वो सफिशिएंट ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई ब्लड फ्लो की वजह से नहीं मिल रही। ठीक है, ब्लड फ्लो ना मिलना इज इस्टीमिक, ऑक्सीजन ना मिलना इज हाइपोक्सिया। तो इस्टीमिया इस्टीमिया का रीज़न जो है वो हाइपोक्सिया भी हो सकता है। ठीक है, हाइपोक्सिया ही होता है मेनली।
अब इसका क्या रीज़न होता है, इस्केमिया का ब्लड वेसल्स के अंदर कोई ब्लॉकेज आ जाए, या फिर हमारे पास जो वेस्क्यूलर है उसके अंदर स्पाज़म आ जाए, या फिर कोई कार्डियक कंडीशन जैसे कि कार्डियक अरेस्ट, या फिर रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो की वजह से भी जो है वो हमारे पास इस्केमिया हो सकता है। ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में पेशेंट हमारे पास उसका जो एरिया इफेक्टेड होगा उसी तरह के वो सिम्टम्स शो करेगा। ठीक है, आइदर उसकी जो है वो लिम्ब की मूवमेंट, आइदर उसकी जो स्लर्ड या फिर रैपिड स्पीच हो सकती है, उसके अंदर बाकी जो सेंसरी या फिर उसके मोटर फंक्शन उनके अंदर कोई भी चेंजेस आ जाते हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू द रीजन इन्वॉल्व उस हिसाब से अपने सिम्टम्स शो कर रहे होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो इसका मेजर कॉज होता है वो एम्बोलिज्म होता है। एम्बोलिज्म क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये आपकी एक ब्लड वेसल्स है, यहाँ पर एक क्लॉट जो है वो यहाँ पर आके लॉज हो चुका है। ठीक है, ये थ्रोम्बस कहलाता है। ठीक है, अगर ये थ्रोम्बस यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ आगे कहीं पे इसी ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो लॉज हो जाए या फिर ट्रैवल करे, तो ये जो थ्रोम्बस जब ट्रैवल करता है तो इसको हम एम्बोलिज्म कहते हैं। ठीक है, और फिर ये दूसरी जगह पे जाके लॉज हो जाए तो इसको जो है वो एम्बोलिज्म कहते हैं। ठीक है, थ्रोम्बस किसी भी आर्टरीज या ब्लड वेसल या किसी के अंदर जो है वो कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट जैसे कि कोई एयर बबल हो गया, ब्लड क्लॉट हो गया, ब्लड के जो क्लॉट्स बन जाते हैं उससे, या फिर किसी भी डेब्रिस की वजह से जो है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर वो क्या हो जाए, एक क्लॉट बनाए, जिसकी वजह से जो हमारी वेसल्स है वो ब्लॉक हो जाती है। तो वो फैट भी हो सकता है, अगर कुछ भी कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, किसी भी तरह का जो है वो डेब्रिस हो सकता है। तो फिर ये क्या होती है, ब्लड वेसल्स को रप्चर कर, ब्लड वेसल्स को जो है वो उसकी जो को नैरो कर देती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो नहीं हो पाता। ठीक है, अगर ये थ्रोम्बस जो है वो ट्रैवल करके दूसरी जगह पे जाके लॉज हो जाए तो फिर उसे जो है वो एम्बोलिज्म कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ आ गई। हाइपरटेंशन की वजह से जो है हमारे पास ज़्यादातर क्या होते हैं, हेमरेजेस होते हैं। ठीक है, जबकि जो हमारे पास इस्केमिया होता है वो एम्बोलिज्म की वजह से होता है। ठीक है, अब हमारे पास जो स्ट्रोक होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, वो फोकल भी हो सकते हैं और ग्लोबल भी हो सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जो हमारा ब्रेन है उसमें 15% जो ब्लड फ्लो आता है वो कार्डियक आउटपुट से आता है। ठीक है, यानी कि कार्डियक से जो है वो सुपीरियर वेना केवा के थ्रू जो है वो ब्लड फ्लो जो है ब्रेन को मिलेगा इवन। और जबकि 20% जो ब्लड फ्लो होता है ब्रेन को, वो हमारी ऑक्सीजन, बॉडी की ऑक्सीजन कंजप्शन से आता है। ठीक है, देन हमारे पास है एरोबिक मेटाबॉलिज्म फॉर एनर्जी पे भी हमारा जो स्ट्रोक है, ब्रेन का ब्लड फ्लो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब जो टिश्यू की सर्वाइवल है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि जो इस्तीमिया है उसका ड्यूरेशन कितना है और उसकी जो कोलेटरल सप्लाई है वो कितनी जो है वो डिस्टर्ब हुई है। ठीक है, तो इस चीज़ पे पेशेंट की जो टिश्यू के वो है सर्वाइवल है वो उस चीज़ पे डिपेंड करती है कि इस्तीमिया कितनी देर तक रहा, प्लस उसके अंदर कोलेटरल सप्लाई जो है वो कितनी जो है वो इफेक्टेड है। ब्रेन के अंदर जो हमारे पास सर्कुलेशन होती है वो कोलेटरल सप्लाई, इवन हमारे पास जो ब्रेन है उसको जो है वो रेगुलेशन के थ्रू जो है, सेल्फ रेगुलेशन के थ्रू हमारे पास डिफरेंट तरीके से और भी जो है वो ब्लड सप्लाई होती है। उसके अंदर जो है हमारे पास सर्किल ऑफ वेलिस होता है जिसके अंदर और इसके अंदर वो होते हैं अनास्टोमोसिस होती है, जिसकी वजह से जो है वो ब्रेन को अगर ब्लड सप्लाई नहीं भी मिल रही होती तो वो डिफरेंट और एक अगर वेसल से उसको नहीं मिल रही तो दूसरी वेसल सर्किल ऑफ वेलिस या एनास्टोमोसिस के थ्रू जो है वो ब्लड को ब्रेन को या जो है वो ब्रेन को जो है ब्लड सप्लाई मिल जाती है। लेकिन कुछ भी ऐसी कंडीशन हो सकती है कि उसको नहीं मिल रही, तो उस कंडीशन में हमारे पास स्ट्रोक हो सकता है। तो यहाँ तक की बात समझ आइए कि स्ट्रोक हमारे पास क्या होता है, ब्रेन को इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो हो जाए जिसकी वजह से ब्रेन की सेल्स जो है वो या फिर इसके जो टिश्यूज हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाए। इसमें हमारे पास दो तरह के होते हैं, हेमरेजिक और इस्टेमिक। ठीक है, हाइपोक्सिया और इस्टेमिया क्या होती है, कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारे ब्लड को जो है वो सॉरी हमारी ब्रेन को जो है वो ब्लड फ्लो नहीं मिलता और उस ब्लड फ्लो की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता। ठीक है, हमारी जो ब्रेन की जो वो है, ब्रेन का जो एनर्जी सोर्स है वो हमारे पास दो चीज़ें ही होती हैं, ऑक्सीजन प्लस उसको ग्लूकोज। अगर हमारी ब्रेन को ग्लूकोज या फिर ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में ना मिले तो वो अपनी फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता। हमारी जो बाकी सेल्स हैं उनको अगर ग्लूकोज नहीं मिल रहा होता तो वो फैट को एज एन एनर्जी सोर्स यूज़ कर लेते हैं, जबकि हमारे जो ब्रेन सेल्स होते हैं उनको अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए ग्लूकोज की नीड होती है, अदरवाइज वो अपनी नीड कंप्लीट नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हमारे पास ये है थ्रोम्बोसिस आपको दिखाया हुआ है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के अंदर। ठीक है, अब हमने बात की थी कि इस्टीमिया हमारे पास दो टाइप के होते हैं, अदर वो फोकल होंगे या फिर हमारे पास ग्लोबल होंगे। फोकल इस्टीमिया क्या होते हैं, ये लोकलाइज्ड एरिया ऑफ द ब्रेन को जो है वो लॉक करते हैं, उसकी ब्लड फ्लो को लॉक करते हैं। ठीक है, इसका जो रीज़न होता है वो एम्बोलिज्म,
थ्रोम्बोसिस या फिर सेल्यूलाइटिस होता है। एम्बोलिज्म मैंने आपको बताया कि अगर कोई ब्लड वेसल्स के अंदर कोई भी क्लॉट या किसी भी फॉरेन ऑब्जेक्ट की वजह से, एयर बबल की वजह से जो है वो कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो ना, ब्लड वेसल्स भी उससे डिस्टर्ब होती है, इवन जो ब्लड सप्लाई है वो भी डैमेज हो जाती है, प्रॉपर ब्रेन को जो है वो ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा होता है। देन हमारे पास है एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म क्या होता है, वो थ्रोम्बस अगर वो डिसलोकेट होकर अपनी प्लेसमेंट को छोड़ के ट्रैवल करके दूसरी जगह पे जाके लॉज हो जाए तो उसको एम्बोलिज्म कहते हैं। और वेस्कुलाइटिस यानी कि वेसल्स के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसके अंदर कोई टिश्यू डैमेज हो जाए, जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास इस्टीमिया हो सकता है। लेकिन ये क्या होगा, फोकल इस्टीमिया एक लोकलाइज्ड छोटे से एरिया पर होगा। मीन्स कि ये छोटे से एरिया या फिर एक पर्टिकुलर एरिया को जो है वो इसने अपने अटैक में लिया हुआ होगा, ठीक है। इसके अंदर जो डैमेज है वो भी इसी ड्यूरेशन ऑफ इस्टीमिया और कोलेटरल ब्लड फ्लो की पे डिपेंडेंट करता है, ठीक है। सबसे जो हमारे पास कॉमन थ्रोम्बाइस या कॉमन एम्बोलिज्म होते हैं वो कार्डिक म्यूरल थ्रोम्बाई होते हैं और आर्टीरियल अथीरोमेटस प्लाक्स होते हैं। और जो सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट हमारे पास एरिया होता है जहाँ पर ये फोकल इस्टीमिया सबसे ज़्यादा होता है, वो होता है मिडल सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। मिडल सेरिब्रल आर्टरी के पास जो हमारे पास सल्काई गायराइज होते हैं, वहाँ पर जो इसकी सप्लाई होती है वो जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन इफेक्टेड एरिया होता है स्ट्रोक का या फिर फोकल इस्टीमिया का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है शावर एम्बोलाइजेशन। शावर एम्बोलाइजेशन यानी कि बहुत सारे एम्बोलाई किसी फ्रैक्चर की वजह से या किसी भी जनरलाइज सेरेब्रल डिस्फंक्शन की वजह से जो है वो बहुत सारे एम्बोलाइज जो है वो स्टार्ट हो जाए, तो उस कंडीशन के अंदर भी हमारे पास क्या होगा, फोकल इस्टीमिया होगा, यानी लोकलाइज्ड एरिया पर जो है वो ब्रेन की सप्लाई लॉक हो जाएगी। फोकल इस्टीमिया हमारे पास यूजुअली कहाँ पर होगा, थीरोस्क्लेरोटिक प्लाक की वजह से होता है, ठीक है। थीरोस्क्लेरोटिक डिजीज जो है वो सबसे ज़्यादा किस वजह से होती है, हाइपरटेंशन की वजह से होती है, या फिर हमारे पास डायबिटिक जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ऐसे पेशेंट जिनको प्रोलॉन्ग डायबिटीज़ होता है, या फिर हमारे पास वो बहुत हाइपरटेंसिव, उनका जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज रहता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रीजन्स हैं वो क्या करती हैं, वो वेसल्स के अंदर नैरोइंग या फिर ऑक्लूजन कर लेती है। नैरोइंग मीन्स कि उसकी जो वेसल्स होगी वो नैरो होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। वो इन्फ्लेमेटरी लीजन्स की वजह से हो सकता है। उसके बाद है इन्फेक्शन, कैन बी हेमरेजिक और नॉन हेमरेजिक। इन्फेक्शन क्या होता है, डेथ ऑफ द टिश्यू ड्यू टू द लैक ऑफ द ब्लड सप्लाई, ठीक है। इसके क्या रीजन होते हैं, या तो फिर किसी भी रीजन की वजह से जो वेसल्स है वो ब्लॉक हो जाए, यानी कि थ्रोम्बस बन जाए, या फिर एम्बोलिज्म हो जाए, तो उसकी वजह से जो है हमारे पास क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। दूसरा इसका रीज़न है कि जो ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस्ड होता है। तो इन दोनों कंडीशन में क्या होती है, हमारे सेल्स जो टिश्यूज़ हैं ब्रेन के, उनकी डेथ हो जाती है। तो इन्फेक्शन इज द डेथ ऑफ द टिश्यू, ठीक है। जो सेकेंडरी हेमरेज है वो हमारे पास रीपरफ्यूजन इंजरी की वजह से होते हैं। हेमरेज जो है वो हमारे पास पेटिकल या कॉन्फ्लेंट दोनों हो सकते हैं। ट्रीटमेंट जो है वो दोनों का डिफरेंट होगा, ठीक है। इन्फेक्शन हमारे पास क्या होते हैं कि ब्लीडिंग हो जाती है हमारे पास इन्फेक्टेड टिश्यूज़ की, ये किस किस वजह से हो सकती है, हमारे पास हाइपरटेंशन की वजह से हो सकती है, किसी ट्रॉमा, या फिर हमारे पास वेस्कुलर मालफॉर्मेशन की वजह से जो है वो हमारे पास एम्बॉलिक इवेंट्स होते हैं, वो होते हैं जिसकी वजह से हमारे पास कॉन्फ्लेंट पेटिकल हेमरेजेस नज़र आते हैं। सेकंड हमारे पास है नॉन हेमरेजिक। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो है वो ब्लड फ्लो के जो है वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो स्पेसिफिक एरिया ऑफ टिश्यू है उसके अंदर हमारे पास सेल डेथ होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब हमारे पास हेमरेजिक जो होते हैं वो एम्बॉलिक इवेंट की वजह से होते हैं, जो नॉन हेमरेजिक होते हैं वो हमारे पास थ्रोम्बोसिस की वजह से होते हैं, ठीक है। देन हमारे पास जो क्लिनिकल मैनेजमेंट है, यानी पेशेंट को हम जिस तरह से मैनेज करते हैं, वो दोनों की जो है वो डिफरेंट स्टाइल होता है, डिफरेंट उनका जो क्राइटेरिया होता है वो जिसकी वजह से वो उनको जिस तरह से वो इनको डील करते हैं। अब जो हेमरेजिक इन्फेक्टेड के पेशेंट होंगे उनको हम थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी नहीं करवाते, ठीक है। थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी नॉन हेमरेजिक इन्फेक्टेड पेशेंट्स को करवाते हैं। तो दोनों का जो ट्रीटमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। अगर किसी पेशेंट के अंदर हेमरेजिक इन्फेक्शन होता है तो हम उनको जो है वो थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी करवाएं। की जाएगी ग्रॉस मॉर्फोलॉजी ऑफ द फोकल इस्टीमिया की, तो हमारे पास जो पेशेंट प्रेजेंट करता है ग्रॉस मॉर्फोलॉजी में, तो उसके अंदर जो 12 विद इन 12 आवर्स जो है वो पेशेंट जो है उसके अंदर स्लाइटली आपको चेंजेस नजर आएंगी, यानी कि उसके जो ब्रेन के टिश्यूज होंगे वो स्वेलिंग हुए हुए होंगे, और उसके अंदर सॉफ्ट अपीक टाइप के जो है वो स्वेलिंग आपको नजर आएगी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 2 to 10 डेज के अंदर आपको जो है वो क्लैटिनस और फाइब्रल टिश्यूज नजर आते हैं।
10 डेज टू 3 वीक्स के अंदर आपको जो है वो लिक्विफाइज लीडिंग टू द फ्लूइड फिल्ड कैविटीज नजर आएंगी, यानी कि जो कैविटीज होंगी उनके अंदर फ्लूइड फिल्ड हो जाता है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि आप जब इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो आपको इजोनोफिलिक न्यूरोनल स्क्लेरोसिस नजर आते हैं विद इन फ्यू आवर्स। ठीक है, जब आप उसका जैसे कोई पेशेंट आपको हॉस्पिटल में आता है तो उसकी जो है वो डिफरेंट रिपोर्ट्स करवाई जाती है, जिसके अंदर जो है वो उसकी न्यूरॉन्स की जो, क्योंकि अगर वो पेशेंट जो है स्ट्रोक के सिम्टम्स प्रेजेंट करता है तो उसके जो सिम्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है उनका टेस्ट किया जाता है, और फिर उसके अंदर जो उसके सेल्स हैं वो इसिनोफिलिक न्यूरोनल स्क्लेरोसिस नजर आती हैं। ठीक है, देन हमारे पास है न्यूरोलर पिक्नोसिस एंड कैरियोप्सिस। जो पिक्नोसिस होती है इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास सेल है उसकी न्यूक्लियर श्रिंकेज हो जाती है, और जिसके नतीजे में जो है वो सेल की डेथ होती है। ठीक है, ये किस वजह से होती है, न्यूक्लियर प्रोटीन होती है उसकी डिग्रेडेशन हो जाती है। देन हमारे पास है कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस हमारे पास क्या होती है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ द न्यूक्लियर इनटू द स्मॉलर पीसेस। जो हमारे जो न्यूक्लियस है वो छोटे छोटे पीसेस के अंदर जो है वो फ्रेगमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर इनके टिश्यूज को देखते हैं ब्रेन के, तो उसके अंदर आपको कैरियोप्सिस और पिक्नोसिस नजर आती है न्यूक्लियस की। ठीक है, इज़िनोफिलिक न्यूक्लियर न्यूरोनल स्क्लेरोसिस नजर आएंगे, पिक्नोसिस एंड कैरियोप्सिस न्यूक्लियर नजर आएंगे, और जो हमारे पास एंडोथेलियल ग्लायल सेल्स होते हैं उनके अंदर आपको स्वेलिंग नजर आएगी, और माइलिनेटेड फाइबर्स जो है वो आपको डिसइंटीग्रेटेड नजर आएंगे। ठीक है, और जो हमारे न्यूट्रोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स जो है वो इन्फिल्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं अप टू 48 आवर्स। 48 आवर्स के अंदर जो हमारे पास न्यूट्रोफिलिक सेल्स होते हैं वो इन्फिल्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मैक्रोफेजेस आपको नजर आएंगे 48 टू 78 आवर्स के अंदर। मैक्रोफेजेस जो है वो क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस हमारे पास जो है वो डब्ल्यूबीसी होते हैं। ठीक है, जो है इम्यून सेल्स होते हैं, रेगुलेटरी सेल्स होते हैं जो कि हमारे पास रेगुलेशन का वर्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो एस्ट्रोसाइट सेल्स हैं उनके अंदर वो जो है वो रिएक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। हमारी जो पेरिफेरी लीजन्स हैं वो जो है वो उनके अंदर एंजियोजेनेसिस होती है। एंजियोजेनेसिस क्या होती है, ये हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स फ्रॉम प्रीवियस वन। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो इसकी एंजियोजेनेसिस हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, विद इन एम वीक। ठीक है, उसके बाद एस्ट्रोसाइट जो होते हैं वो इलाज हो जाते हैं। एस्ट्रोसाइट्स हमारे पास क्या है, सेल्स होते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होती है। ठीक है, तो यहाँ तक माइक्रोस्कोपिक में आपको क्या क्या नजर आएगा, सबसे पहले आपको 6 to 12 के आवर्स के अंदर आपको जो है इसिनोफिलिक न्यूरोनल स्क्लेरोसिस नजर आएंगे। देन हमारे पास जो है वो पिक्नोसिस और कैरियोप्सिस नजर आएगा, स्वेलिंग नजर आएगी एंडोथेलियल और ग्लायल सेल्स की, और जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ माइलिनेटेड फाइबर्स नजर आएंगे, और जो हमारे न्यूट्रोफिल्स हैं वो इन्फिल्ट्रेट हो जाएंगे 48 आवर्स के अंदर। 48 आवर्स टू 78 आवर्स के अंदर हमें मैक्रोफेजेस नजर आएंगे, और मैक्रोफेजेस के बाद जो है वो हमारे पास जो है वो एंजियोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगी, और हमारे पास जो है लास्ट हमारे पास एस्ट्रोसाइट जो होते हैं वो इलाज हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर जो है वो हमारे पास जो इन्फेक्शन है वो हील होना स्टार्ट हो जाता है फ्यू मंथ के बाद, और इसके अंदर क्या होगा, ग्लायल फाइबर्स और न्यू वेसल्स जो है वो कैविटी को फिल्ड कर रही होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो हमारे पास हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे पास क्या होगी, अगर पेशेंट जो है वो सर्वाइव कर गया है, ठीक है, तो हमारे पास कुछ मंथ के बाद उनके अंदर न्यू ब्लड वेसल्स भी नजर आती हैं, और ग्लायल फाइबर्स के अंदर मिक्सचर ऑफ फिलिंग कैविटीज आपको नजर आएंगी। ठीक है, मेनिंजीज जो है वो इफेक्टेड नहीं होती स्ट्रोक की वजह से, और ये जो है वो लीजन से सेपरेटेड होती हैं। ठीक है, इसके अंदर ग्लायोलाइटिक लेयर ऑफ टिश्यूज होती हैं। ठीक है, और ग्लायोसिस जो होती है वो हमारे पास जो एजेस होते हैं वहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, इस पिक्चर में आपको एक्यूट सेरिब्रल हेमरेज इन्फेक्शन दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है वो सेरिब्रम के अंदर आपको जो है वो हेमरेजिक इन्फेक्शन नज़र आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर आपको सिस्टिक स्पेसेस के अंदर जो है वो आपको लिक्विफाइड जो है वो नेक्रोसिस दिखाई हुई है। यहाँ पर आपको जो है वो हेमरेजिक भी नज़र आ रहा है, प्लस जो है आपको जो है वो इन्फेक्शन नज़र आता है। ये भी आपको एक और पिक्चर है जिसके अंदर आपको जो है हेमरेजिक अपीयरेंस दिखाई हुई है एम्बोलिज्म की। ठीक है, एम्बोलिज्म की वजह से जो है वो आर्टीरियल के अंदर जो है इन्फेक्शन हुआ, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पर आपको हेमरेजिक इन्फेक्ट नज़र आ रहा है, यानी कि सेल डेथ ऑफ ब्रेन सेल्स। ये आपको एक ऑर्गेनाइज्ड सा इन्फेक्ट दिखाया हुआ है। ठीक है, ये सारी आपने पिक्चर्स हॉस्पी के लिए याद रखनी। ये आपको हिस्टोपैथोलॉजिकली आपको क्या नज़र आते हैं, यहाँ पर आपको जो है डिफरेंट मैक्रोफेजेस नज़र आ रहे हैं। देखिए, मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, मैक्रोफेजेस हमारे पास जो है वो हीलिंग या फिर इम्यून सेल्स होते हैं। ठीक है, ये आपको कब नज़र आते हैं, 48 आवर्स के बाद नज़र आते हैं। यहाँ पर भी आपको जो है वो
मैक्रोफेजेस दिखाए हुए हैं।